See, to start off with, I just will tell you one thing. कल हम लोगों ने एक चीज़ कवर करी थी कि बेसिक अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी क्या होता है, हाउ, व्हाट इज़ द रिलेवेंस एंड व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ studying this particular subject. And now we'll be moving towards little more principal part, or the the little logical part of the subject, which is understanding how we actually prepare the general entries, or how we prepare the how we post the in the books of original entry, right? See, I just want to ask you one thing. Given an option that everything is there at one point, सब कुछ आप एक जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, वर्सेस आप रिकॉर्ड इस तरीके से कर रहे हैं कि सब कुछ स्पेशली रिकॉर्ड हो रहा है. से फॉर एग्जांपल, जितनी भी मेरी परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शंस है वो सब एक जगह रिकॉर्ड हो जाए, सेल्स रिलेटेड है वो सब एक जगह हो जाए, कैश की यूटिलाइजेशन है उसकी सारी रिलेटेड ट्रांजेक्शंस एक जगह हो जाए. So which according to you is more convenient to you? Having a specialized setup or having an integrated setup? कौन सी चीज ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए according to you? Ma'am, I think specialized setup. Specialized setup. That's what we call special purpose journals. So if you wish to write about it, you can write about it. See, we have a journal proper, or second category we have special journal. Special journal, by this term I mean that I have devised some particular criteria. Say for example, मेरे business में mostly जो transactions होती है, I am more into a trading unit. मेरा majorly जो काम होता है वो trading पे होता है. मैं ready-made products को purchase करती हूँ और उसको market में sale करती हूँ. That's my core operation. Thirdly, मेरा जो मेन सेल्स है वो मोस्टली कैश बेस्ड है. आई डू नॉट डील मच ऑन द क्रेडिट सेल्स पार्ट. मोस्ट ऑफ माई सेल्स आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ योर कैश सेल्स. तो मेरे लिए आइडियली क्या होगा, मेरे मेन तीन चीजों पे काम चलेगा: परचेज, सेल्स एंड कैश, और बैंक डिटेल्स. तो मैं क्या करूंगी, मैं तीन अलग जर्नल बना लूंगी, जिसको क्या पेपर बोलूंगी मैं, स्पेशल पर्पस बुक्स. क्या बोलूंगी? स्पेशल पर्पस बुक्स. अब इसके अलावा जितना भी कोई ओकेजनल काम हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको सबको मैं कहाँ रिकॉर्ड कर दूंगी? जर्नल प्रॉपर. सो देर इज नो सेट रूल और देर इज नो थंब रूल कि आपको कौन कौन से स्पेशल पर्पस बुक्स बनानी चाहिए. आप अपने बिजनेस की, अपने प्रोफेशन की यूटिलिटी के हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप उन स्पेशल बुक्स को डिराइव और यूटिलाइज कर सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है. कैपिटल जनरली क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे टाइम के लिए होल्ड करती है. यू डू नॉट डू इट ऑन अ डे टू डे बेसिस. सो बेसिकली जिन क्राइटेरियाज पे, जिन एलिमेंट्स पे आपका डे टू डे डीलिंग हो रहा है, ज्यादा प्रेशर है, आप उनकी क्या करें, स्पेशल पर्पस बुक्स बनाएं, और बाकी ट्रांजेक्शन्स को किस में डाल दीजिए, जर्नल प्रॉपर में. ठीक है. बट द बेस्ट पार्ट इज, रूल्स दोनों में पोस्टिंग के क्या रहते हैं, सेम रहते हैं. ठीक है. तो अब जो मैं पढ़ाऊंगी वो मैं ये बताऊंगी कि जर्नल प्रॉपर या स्पेशल पर्पस बुक्स में आप जर्नलाइज कैसे करते हैं या क्या रूल्स फॉलो करते हैं, दैट विल स्टडी टुडे. As per our discussion yesterday, we know that there is not much of the awareness towards the traditional approach and the modern approach of passing the journal entry. So I'll start off from there. See, even if I'm we'll be talking about the traditional approach, my personal take is the second approach, which is this your modern approach, is certainly more adjustable, more convenient, and more smooth to practice. So I'll just touch upon the traditional approach, but my focus will be upon the modern approach. See, accounting के तीन बड़ी चीजें होती है: asset, liability और capital. ठीक है. असेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल. कैपिटल का अपन बेसिकली मतलब समझे तो वो पैसा जो मैं बिजनेस करने के लिए आई एम पुटिंग थ्रू, द अमाउंट विच आई एम इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस इज माय कैपिटल. वो या तो बोरोड फॉर्म में हो सकती है या ओनर्स इक्विटी यानी कि शेयर कैपिटल के रूप में हो सकती है. आई कैन इन्वेस्ट माय ओन मनी और आई कैन बोरो फ्रॉम द बैंक एंड आई इन्वेस्ट इनटू माय बिजनेस. नाउ द पॉइंट इज, व्हेन आई एम डूइंग दिस, जब मैं कैपिटल लगा रही हूँ, पैसा लगा रही हूँ, उससे मैं कहीं ना कहीं क्या करूंगी, कोई चीज को क्रिएट करूंगी. क्या करूंगी? चीजों को क्रिएट करूंगी, अपने लिए असेट्स क्रिएट करूंगी. किस फॉर्म में? सी, इफ आई एम अ ट्रेडिंग यूनिट, अगर मैं रेंटेड प्रॉपर्टी पे ट्रेडिंग, रेडीमेड प्रोडक्ट्स की बाइंग सेलिंग करती हूँ, तो मेजर जो मेरा असेट रहेगा वो क्या रहेगा, मेरी स्टॉक. वहीं पे अगर एक मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूँ, तो असेट्स में मेरे पास ब्रॉडली क्या क्या आ जाएंगी,
मेरी स्टॉक आ जाएगा, रॉ मटेरियल आ जाएगा, सेमी फिनिश गुड्स आ जाएंगे, मशीनरी आ जाएगी। प्रॉपर्टी अगर मेरी खुद की है, इफ आई एम द ओनर टू दैट प्रॉपर्टी, तो मेरी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, मेरी असेट्स क्रिएट हो जाएगी। सो द पॉइंट इज व्हेन अ बिजनेसमैन पुट्स द मनी टू क्रिएट समथिंग इन बिजनेस, दैट क्रिएशन इज व्हाट वी कॉल असेट्स। अब उसको क्रिएट करने का पॉइंट क्या है कि एक पर्सन अपनी खुद की कैपिटल लगाए, ठीक है, ओनर्स इक्विटी, या मैं मार्केट से लाइबिलिटी क्रिएट करूं। लाइबिलिटी यानी कि बैंक से लोन ले लिया, प्राइवेट पार्टी लोन ले लिया, कंपनी हूं तो डिबेंचर्स इशू कर दिए। सो दैट इज माय पर्सपेक्टिव। तो आज अगर आपसे कोई पूछे, एक ये प्लीज इक्वेशन अगर आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही है, मैं जिसको अभी हाईलाइट भी कर रही हूँ, इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा कि आज मैं बिजनेस में क्रिएशन अपने डिप्लॉयमेंट से ज्यादा नहीं कर सकती। जो पैसा मैंने लगाया नहीं उसकी मैं असेट क्रिएट नहीं कर सकती, ठीक है। सो से फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे खुद के 10 लाख रुपए हैं, लेकिन मुझे अपने उस बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए नीड 50 लाख रुपीज। तो 40 लाख का या 40 लाख का मैं क्या कर सकती हूँ, बैंक से लोन ले सकती हूँ। लेकिन आउट ऑफ नो वेयर मैं 50 लाख से ऊपर की क्या नहीं कर सकती, असेट्स क्रिएट नहीं कर सकती। देयरफॉर दिस इज द प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ द अकाउंटिंग विच इज assets is equal to liability plus capital। यानी कि आप क्रिएशन कर सकते हो जितने तक का आपके पास पैसा है, चाहे वो borrowed फॉर्म में है या ओनर का खुद का पैसा है। Am I clear until here? Is this line clear for everyone? Yes, ma'am. Right, thank you. Now, considering this to be a very important aspect, I'll move towards the traditional approach. See, this approach is this A is equal to L plus C is more, you'll be able to understand better when we'll do the modern approach. ट्रेडिशनल अप्रोच यानी कि ये सबसे पहली अब ओरिजिनल अप्रोच है, जिसमें अपन क्या बोलते हैं, 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स or accounts in a business. One is real, one is personal and one is nominal. I'll ask you very simple question. आज कंपनी ने 50 करोड़ का आईपीओ इशू करा, ठीक है, एंड कंपनी का इशू फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, लोगों ने एप्लीकेशन लगाई एंड इट गॉट ओवर सब्सक्राइब होके वो पार्ट प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट चला गया। नाउ अ क्वेश्चन टू आस्क कि ये जो शेयर होल्डर्स का पैसा है, ये किन्हीं इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स या किसी बॉडी ने लगाया है, ये क्या चीज है, लाइक हु इन्वेस्टेड इन दी कंपनी शेयर्स, हु इन्वेस्ट दैट, या फिर लोन जो देती है कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन देती है, या फिर is there an it's an anonymous situation to that। कैसे कह सकते हैं कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया है, पीएनबी ने दिया है, ठीक है, या फिर इक्विटी शेयर्स में ओशिन ने इन्वेस्ट करा है, कनिका ने इन्वेस्ट करा है, रितेश ने इन्वेस्ट करा है। यानी कि ये सब क्या है, इंडिविजुअल्स है, ठीक है। इंडिविजुअल रियल पर्सन भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेशंस, ठीक है। ये सब क्या है, आपके पर्सनल अकाउंट्स हैं। यानी कि जब एक पर्टिकुलर अकाउंट किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी कंपनी, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, इफ यू गाइस नो अबाउट इट और नॉट। हम कंपनी के लिए एक फीचर यूज करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक यूज करते हैं, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है? Is it a real person or is it an artificial person? Company. It is an artificial person. It is an artificial person. So the point here is personal account include the accounts of both the real and your artificial persons. ठीक है, तो आज अगर कोई पूछे personal account means real and artificial persons, ठीक है। पर्सनल अकाउंट यानी कि हर वो अकाउंट जो कि किसी ना किसी एक इंडिविजुअल, जो कि रियल इंडिविजुअल यानी कि एक ह्यूमन बीइंग या एक कंपनी के फॉर्म में। मैं एक चीज पूछती हूँ, मेरे को किसी को 1 लाख रुपीज देने हैं, ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताओ, वो जो 1 लाख मैं किसी पार्टी को ओन कर रही हूँ, वो किसी एक नेम्ड इंडिविजुअल को ओन कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ? Whether I'm owing that money to that particular one individual or not, 1 lakh worth of money.
टू whom do I own that money? मुझे 1,00,000 रुपए किसी को देने हैं. One individual. It's an individual. मुझे किसी से ये अमाउंट रिसीव करना है. I have to, somebody has to pay to me. ये चीज क्या है? एक पर्सनल, यानी कि आप जितनी भी पार्टीज है जिसमें, जैसे अगर मैं बात करूं, लेंडर्स हो गए, आपके बोरोवर्स हो गए, यानी कि आपने किसी और को लोन दे रखा है, वो लोग हो गए, आपके डेटर्स हो गए, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट लेटर. डेटर्स हो गए, आपके क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है. अब मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट नहीं किया, ठीक है, मेरा वो ओवर ड्यू चला गया, द डेट हैज एक्सपायर्ड एंड आई हैव बीन गेटिंग नोटिसेस टू पे माई इलेक्ट्रिसिटी बिल. नाउ यू टेल मी whom do I own that money to? वो पैसा मैं किसको ओन कर रही हूँ? Company. An organization. An organization. So any one money which an organization is due to pay to me, or any amount which I am due to pay to somebody, individual or an organization, is what we call personal account. यानी कि मेरे जितने भी आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं, ठीक है, मेरे जितने भी डेटर्स हैं, मेरे क्रेडिटर्स हैं, मेरे लेंडर्स हैं, मेरे बोरोवर्स हैं, जो भी पार्टीज हैं, वो सब क्या है? मेरे पर्सनल अकाउंट्स हैं, ठीक है. Now towards more simpler version, which is my real account. Real means assets. Real means assets. I just want to ask one question. How many of you are aware about the concept of intangible assets? How many of you are aware about tangible and intangible assets? Can somebody, share with me? What is tangible and intangible assets? How many of you heard of the term goodwill? Goodwill का कितने लोगों ने नेम सुन रखा है? Sorry to say, but actually I'll not be able to see your messages. You will have to unmute yourself and you will have to have a word with me, because I'm working through my word file. So you'll have to talk about it. If anybody can do that. Goodwill का कितनों ने नाम सुना है? What is goodwill? Let me just give you a very simple example. By selling a pen, over and all above, the industry players, जितने भी इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज है जो कि वो पेन बेच रहे हैं, same pen, they all are of the same league, just the labeling is different. Everybody is selling the same pen with a different labeling on that. Others are able to earn 2 rupees per pen, right? But you are able to earn 3 rupees per pen. वही सेम पेन बेच के सब लोग हर पेन पे 2 रुपए कमा रहे हैं, और आप जो है वो 3 रुपए कमा रहे हैं. वो एक एडिशनल रुपया किसकी वजह से कमा पा रहे हो मार्केट में? आइडियली आपकी गुडविल की वजह से. गुडविल का अगर एक नॉर्मल जेनेरिक मीनिंग बताऊं, मींस गुड नेम इन द मार्केट, ठीक है. सो वो क्या है? सबसे कॉमन इंटेंजिबल एसेट है जो कि हम एज ए बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने लिए क्रिएट करते हैं. गुडविल क्रिएट कैसे होती है? प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी पे, एक अच्छी माउथ पब्लिसिटी पे, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी पे, रीजनेबल नेचर, अच्छी सर्विसेज के बेसिस पे क्या होती है कि गुडविल क्रिएट होती है, because of which you are able to charge a good amount from the public and people are ready to pay that. So real asset means any asset, मतलब वो चीज जो आपने कैपिटल या लाइबिलिटी से क्रिएट करी है, वो चाहे टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, तो वो क्या कहलाती हैं? आपकी असेट्स कहलाती है, ठीक है. इसका रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ऑलवेज think from the perspective of the business. Always think from the perspective of the business. ठीक है. आज मैं जितनी भी जर्नल एंट्रीज पास करूंगी ना, जो भी रूल लगाऊंगी, वो मैं ये दिमाग से लगाऊंगी कि ये कंपनी, जो मेरी कंपनी है, उसको जर्नलाइज करना है और उसको ये रूल फॉलो करना है. यानी कि इफ आई एम द रिसीवर ऑन सम पॉइंट, तो मेरी वो असेट क्या हो जाएगी? डेबिट. फिर उसके बाद जैसे एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट, जस्ट अ सेकेंड,
I'm resharing my presentation. Just give me a minute. Is my Word file visible now? Yeah. See, there was a quite a little glitch in the file. I had to, reopen it and do some changes to it. See, traditional approach, as I was talking about, the assets include both your, tangible as well as intangible assets. Before I move ahead, just want to ask you how many of you are aware about the concept of current and non-current assets? Current and non-current assets. Anybody? Anybody who's aware about the current and non-current assets? आज मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसके बाद बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. मैंने एक 5 ईयर की फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है, ठीक है, and there is no exit to that, and if I do that, if I withdraw the money out of that, then certainly the bank would deduct some charges and give me the residuary amount, whatever be their policy, right? तो आप मुझे एक चीज बताइए कि जो चीज मैंने 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स के लिए ब्लॉक करी है, तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं उसका पर्पस मैं ये बता सकती हूँ कि वो मुझे करंट में यूज करने के लिए चाहिए? कि मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ, एक करंट अकाउंट में रखा गया पैसा और सेविंग्स अकाउंट में रखा गया पैसा वर्सेस एक फिक्स डिपॉजिट में रखा गया पैसा, दोनों का डिफरेंस क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? What is the difference between the money which I keep in my current account or my savings account, and if I deposit my money for 5 years or 3 years, what is my clear intention difference there? मेरे intention क्या difference है दोनों में? Fixed I cannot use the amount. You cannot use the amount until that 5-year period gets diluted or that ends, right? So वही चीज क्या है करंट और नॉन करंट में? एक और एग्जांपल देती हूँ. आज वी क्रिएट अ हाउस फॉर अस, हम लोग घर खरीदते हैं अपने लिए, वी इन्वेस्ट लैक्स ऑफ मनी टू क्रिएट आवर ड्रीम होम. तो आप मुझे एक चीज बताइए कि व्हाई व्हेन आई एम बाइंग दैट हाउस, क्या मैं इस इंटेंशन से खरीदती हूँ कि इसको जल्दी से वापस बेच के मैं दूसरा घर खरीद लूंगी? डू वी जनरली डू दैट? No, ma'am. We don't do that. That is the difference between a current and non current asset. मतलब करंट असेट का मतलब ये है कि आप उस असेट को क्रिएट ही इस वजह से कर रहे हैं कि आप उसको जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर दें या आप उसको लिक्विडेट कर दें. नॉन करंट असेट्स का मतलब ये है कि उनका इंटेंशन ये नहीं होता कि वो कभी लाइफ टाइम लिक्विडेट ना हो, लेकिन उनका इंटेंशन ये जरूर होता है कि मैं उसको शॉर्ट पीरियड में लिक्विडेट करने का नहीं सोचती. एक चीज और पूछती हूँ, हाउ मेनी इफ यू इन्वेस्ट इन दी स्टॉक मार्केट, या थोड़ा एक्सपोजर रह चुका है कितनों का स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर?
how many if you do the trading date intraday trade कौन कौन लोग करते हैं? Anybody या जिसको थोड़ा पता है? इंट्राडे ट्रेड का मतलब ये है कि आज मेरा इंटेंशन ये है कि आज ही शेयर आइदर आई बाय एंड आई सेल और आई डू द शॉर्ट सेलिंग, वट एवर भी माई ऑब्जेक्टिव। मेरा एंड मोटिव क्या है कि मुझे आज डे एंड में क्या मिल जाए, मुझे आज का गेन अमाउंट मिल जाए। दैट्स हाउ आई ऑपरेट इन दी मार्केट। वर्सेस देयर आर पीपल लाइक हु से कि आज एक कंपनी का शेयर लेके छोड़ रहे हैं, वी आर बाइंग द शेयर टुडे एंड विल वेट फॉर 2, 3, 4 years until we get the desired price from our stock। यानी कि आपका ओरिएंटेशन क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जब आप किसी चीज को लॉन्ग टर्म पीरियड के हिसाब से खरीदते हैं तो वो क्या बन जाती है? आपकी नॉन करेंट एसेट। और जब आप उसको 1 year और शॉर्टर टर्म 6 महीने साल भर तक का अगर आप उसको होल्ड करते हैं, वो क्या बन जाती है? आपकी करंट एसेट्स। So real assets include both tangible and intangible, and they are basically either current or non-current। प्लीज एक कहीं नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर लीजिए। गुडविल इज अ नॉन करंट एसेट, इट इज अ नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट, जिसको हम कभी भी ये करके नहीं बनाते कि हम इसको कभी कहते ना इन कैश कर लेंगे जल्दी से, या अपना नेम किसी और को बेच देंगे। अपनी गुडविल जो क्रिएटेड है सेल इट टू समबडी एल्स, दैट्स नेवर माय ओरिएंटेशन। तो करंट एसेट का मतलब ये है कि जो कि 1 साल के अंदर लिक्विडेट हो रही है। नॉन करंट मींस जो कि लॉन्ग टर्म मोर देन 1 year का वो डाइल्यूशन पीरियड होल्ड करती है। ठीक है। सो रियल एसेट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। से फॉर एग्जांपल आज मैंने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करी, से फॉर एग्जांपल मैंने अपने लिए एक प्रॉपर्टी परचेज करी है, इट्स अ 2 BHK अपार्टमेंट। सो रूल क्या कहता है? मी बीइंग द बिजनेसमैन और एन इंडिविजुअल, अगर मैं अपने लिए कोई घर खरीदती हूँ या प्रॉपर्टी खरीदती हूँ तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। सो दैट हाउस और द प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब चीज ये है कि से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करती हूँ। एग्जांपल परचेज of 1 BHK house for employee facility। मैंने अपने स्टाफ की फैसिलिटी के लिए मैंने क्या करा? एक घर परचेज करा, जो कि क्या करा जाएगा? मेरे एम्प्लॉय वेलफेयर के अंडर उसको यूटिलाइज करा जाएगा। और वो आज के टाइम में घर है अप्रोक्सीमेटली 25 lakhs का है। सपोज इट इज फॉर 25 लाख रुपीज। नाउ द पॉइंट इज, मैं या तो उसको इंस्टॉलमेंट्स में परचेज करूंगी या कोई एक आउटराइट चेक इशू करूंगी, या जो भी सिचुएशन रहेगी। आज से फॉर एग्जांपल मेरे पास है अमाउंट, आई इशू अ चेक अगेंस्ट एन इशू ऑफ चेक फॉर होल पेमेंट। मैं उसको आउटराइट परचेज कर रही हूँ उस प्रॉपर्टी को अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए। तो मेरे लिए क्या जनरल एंट्री पास होगी इस ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से? इसमें मेरा जो सबसे पहला काम क्या है, मुझे क्या करना है? रियल अकाउंट का इफेक्ट देखना है कि कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। सबसे पहली चीज आप देखो, सबसे पहली चीज क्या बन रही है मेरे लिए? मेरा हाउस क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? मेरा हाउस। नाउ अब मैंने बिजनेस में तकरीबन 1 करोड़ रुपीस लगा के क्या करा था? बिजनेस को स्टार्ट करा था। 1 करोड़ में से क्या हुआ? 50 लाख का तो मेरे पास स्टॉक है, 50 लाख मेरे पास क्या है? अभी कैश इन हैंड, यानी कि जो अकाउंट में मैंने अपना पैसा रखा है वो अनयूटिलाइज्ड है। वो कितना है? 50 लाख रुपीस। अब उस 50 लाख में से मैं क्या कर रही हूँ? 25 लाख का घर खरीद रही हूँ। सो आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ मच कैश आई एम लेफ्ट विद इन द बिजनेस? 50 लाख का स्टॉक है, 50 में से 25 का घर खरीद लिया। नाउ हाउ मच आई एम कैश लेफ्ट विद इन माय हैंड? 25 lakhs, right? So the point is I need to identify which all accounts have got affected। सबसे पहली चीज मेरे लिए एक प्रॉपर्टी क्रिएट हुई है हाउस नाम की, ठीक है। दूसरा, इस हाउस को परचेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? अपना कैश बैलेंस को ब्रेक करना पड़ा और चेक निकालना पड़ा उसके बदले, ठीक है। यानी कि इशू ऑफ चेक मेरे लिए क्या है? माय बैंक बैलेंस, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स ना लिंक ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई गेस आपने परमिट नहीं किया उन्हें, वो मैसेजेस कर रहे हैं। जस्ट लेट मी चेक। या
Ma'am, actually, I'm not getting the reflection of anyone who is trying to join the meeting in my meeting as of now. Could you just ask them to try joining again so that I Sure, will ma'am. have I've a... already asked them. Yeah. Okay, thank you. Right. So, as I was talking about it, I am creating a property in the name of one house, which will be used by the employees of my company. And for that per se, I have to, let go of an amount of 25 lakhs from my bank account. So the point is, bank account is an asset. The cash which the company holds in is an asset, and house is again an asset. So I want to ask you, please tell me, is in house a current asset or non-current asset? मेरे लिए एक घर खरीदना बिजनेस non current asset. नॉन करेंट, राइट? And another question to you is bank balance, which is not a fixed deposit, it's just an open balance. Is it again a current asset or a non-current asset? Current. Current asset. It is again a current asset because it is meant to be utilized quickly into the business. So how will I pass the journal entry for this? As per traditional rule is, I'll debit what comes in, right? Debit what comes in. आज मेरे लिए create क्या हो रहा है? What is being created? House or property, whatever name by it I want to put it there. Property account debit to... अगर आपको कल का मेरा... Please, somebody's mic is unmuted. Please mute yourself. Thank you. So the point here is that it has to be debit. Now, but the point is, कल अगर आपको मेरी एक लेक्चर की बात याद हो तो उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि हमारे लिए क्या होता है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होता है, यानी कि कम से कम 2 अकाउंट्स है जो कि इफेक्ट होते हैं और पक्का है उसमें से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा. सो माय हाफ वे जॉब इज डन. मैंने अपने लिए प्रॉपर्टी क्रिएट करी, असेट को इंक्रीज करा, डेबिट व्हाट कम्स इन, हाउस इज कमिंग टू माय नेम, सो हाउस अकाउंट डेबिट. लेकिन ये चीज डबल अकाउंटिंग की वजह से किसी में क्रेडिट भी होगी. सो आई नीड टू आइडेंटिफाई विच इज माय सेकंड अकाउंट. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, माय बैंक अकाउंट या माय बैंक बैलेंस विल बी गोइंग आउट. मेरे को ये चेक किसी के नाम पे लिखना पड़ेगा, रिड्यूस होगा मेरा बैलेंस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट. So this is how we follow a traditional approach in respect to a real asset account, right? Now I'll go for another approach, which is what we call personal. Now I'll give you another example. Paid rupees 20,000 to Mr. R on account of purchase made in previous month. मैंने पिछले महीने मिस्टर आर से कुछ खरीदा था, लेकिन मैंने उसका अमाउंट अभी तक उनको पे नहीं करा, अब जाके मैं उन्हें पे कर रही हूँ. ठीक है? सो आई वांट टू एंड आस्क यू अ क्वेश्चन. Do I need to pay money to Mr. R or do I need to receive from Mr. R? मुझे R को देना है या R से रिसीव करना है? देना है. So which means he is my creditor. ठीक है? Now the point is, what I'm supposed to pay? 20,000. मैं मान लेती हूँ मैं कैश फ्रॉम कैश बैलेंस. सी, कैश बैलेंस मतलब कि बैंक से बाहर मेरे पास कुछ सरप्लस अमाउंट रखा है, मैं उसमें से निकाल के मिस्टर आर को
ट्रांसफर कर रही हूँ. तो नाउ द पॉइंट इज आई नीड टू आइडेंटिफाई विच अकाउंट्स गॉट इफेक्टेड. सबसे पहली चीज मिस्टर आर, ये क्या है आपका पर्सनल अकाउंट है. क्या है ये आपका पर्सनल अकाउंट है. अब आर को मैं पेमेंट कर रही हूँ, लेकिन क्या कर रही हूँ, आई विल गिव हिम सम कैश. कैश क्या है मेरी असेट. अब मैं किसी पार्टी को जब पे करूंगी तो ऑब्वियस सी बात क्या है, मेरे कैश का बैलेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा. सो द पॉइंट इज माय अनदर अकाउंट विल बी माय रियल अकाउंट. यानी कि इस पूरी ट्रांजैक्शन से क्या हुआ, मेरे दो अकाउंट इफेक्ट हुए. वन इज पर्सनल एंड सेकेंड इज रियल. पर्सनल का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर. ठीक है, डेबिट द रिसीवर. आज पैसा मुझे मिल रहा है या मिस्टर आर को मिल रहा है. आई एम रियली सॉरी मैम टू इंटरप्ट अगेन, बट मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भी कर रखा है, बट यहाँ से अलाउड नहीं हुआ है गेस उनको मीटिंग के लिए. मैम एक्चुअली it is not being reflected at my screen unfortunately. So let me I'll have to ask somebody from the the IGNOU committee itself who could. यस मैम, बिकॉज वो काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैसेजेस कर रहे हैं और वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे काफ़ी देर से. Okay, just a second. ओके. Just give me a minute. I'll have to have a word with somebody from the committee. Uh, Actually, I've requested somebody to, get over with this problem. So once that get resolved, because it is not at my end, I don't have the permission to permit any new member for today. So that has to come from the, the registered member only. So once they get it resolved, the people will be able to join. I've informed them about it. ओके मैम, थैंक यू. Welcome. Is my screen visible? Right. So as I was talking about, in this particular transaction, the two accounts are being affected. One is personal, which is Mr. R's account, and another account which is affected, which is my cash balance. So the journal entry would go like this. दो चीज होंगी, एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट होगी as per double accounting system. So what does the personal account rule say? Debit the receiver, credit the giver, right? इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आप उसे बहुत अच्छे से समझेंगे. Received rupees 20,000 from Mr. R on account of credit sale made in previous month. अब आप प्लीज समझिएगा, फर्स्ट जो केस है उसमें क्या है, मिस्टर आर जो हैं, just give me a minute if I can find somebody who's joining the meeting. Not as of now.
So here, in my previous case, this is my first case where Mr. R has to pay me something, and in the same case, in my second case, Mr. R has to give me something. ठीक है. फर्स्ट केस में क्या है, मिस्टर आर को मुझे पे करना है, और सेकंड में क्या है, मिस्टर आर से मुझे अमाउंट रिसीव करना है. सो द रूल विल गो लाइक दिस. फर्स्ट केस क्या है, डेबिट द रिसीवर, आई एम पेइंग टू मिस्टर आर. सो मिस्टर आर अकाउंट debit to what is going out is my cash balance, In the second case, I'll do my rule work. सबसे पहले इसमें क्या इफेक्ट हुआ, मिस्टर आर विच इज माई पर्सनल अकाउंट, एंड सेकेंड इज कैश का मिलना, which is my received cash, which is my second account. But the point is, debit what comes in, credit what goes out. ठीक है. यहाँ पे ऊपर वाले केस में क्या हुआ, मुझे मिस्टर आर को पे करना पड़ा, मेरे यहाँ से मेरी एसेट का आउटफ्लो हुआ, तो यहाँ पे कैश क्या हुआ, क्रेडिट. यहीं पे सेकेंड केस में क्या हो रहा है, मैं मिस्टर आर से रिसीव कर रही हूँ. सो समथिंग इज कमिंग टू मी, समथिंग इज फ्लोइंग इनटू द बिजनेस, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट. ऊपर क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ऊपर वाले केस में क्या था, आई वाज पेइंग टू मिस्टर आर, वहां पे इसलिए क्या हो गया था, मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जबकि सेकेंड केस में क्या हो रहा है, मिस्टर आर इज पेइंग टू मी, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर. तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर अकाउंट. ठीक है. अब इसके बाद क्या होता है आपका लास्ट, विच इज माय नॉमिनल अकाउंट. मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, एक्सपेंसेस और इनकम्स, इनका बेसिक मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम, क्या होता है, कुछ बता सकते हैं, कोई एग्जाम्पल देके? Ma'am, expenses are what we spend on certain things, and income is that what we are getting after selling some product, and after if we are getting money from somewhere, so that is our income. Okay. So if I sell my old laptop, is it some kind of income for me or not? No, ma'am. Is it not an income for me? मैं अपना पुराना लैपटॉप बेच रही हूँ and I'm getting 20,000 in my hand. I'm not talking about that exchange offer वाली, is not that. मैं यहाँ पे अपना पुराना लैपटॉप किसी वेंडर को बेच के I'm getting 20,000 in my hand. So it is some kind of income to me or not? No, ma'am. Income is a fixed, not fixed. It's a amount. If you are selling something, and if you are getting. I'll put one more term here that will add to your point, which is revenue. So what you're saying, sir, is revenue, right? And income is anything. Say for example, मैंने किसी शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, ठीक है, that company is paying me dividend, that is my income, but that is not my revenue. रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि वो कोर बिजनेस एक्टिविटी जिसके लिए मैं मार्केट में हूँ. से फॉर एग्जांपल, एक बैंकिंग कंपनी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, इंटरेस्ट इनकम, और उसके अलावा जो आपकी जो फी बेस्ड सर्विसेज है जो वो ऑफर करती है, वो दूसरा उनका इनकम, वो रेवेन्यू का रिसोर्स वो है. वहीं पे अगर एक ट्रेडिंग यूनिट है, से फॉर एग्जांपल आई सेल रेडीमेड गारमेंट्स इन द मार्केट, so for me my revenue source is what I'm getting out of selling that particular set of clothes which I am dealing with. But that doesn't mean I cannot have some alternative source of income, right? So revenue is one main part of income based upon which I am doing my business. On the contrary, income means from any which means, if you're getting some kind of inflow of money in your hand, that is your source of income, right? और उसको अपन अगर बात करें, वो ओकेजनल अराइज होती है. मैं एक और एक चीज बात करती हूँ, जैसे we sell some old stuff which is lying at our house,
maybe old newspapers or something like that, we get a very small amount, very little amount. But for that particular month, we get an additional income of say 250 or 300 rupees, no matter the quantity of that old newspaper which I'm selling in the market. So the point is, nominal account includes any kind of income which is either in the form of revenue or any other alternative form. Say for example, which I'm saying, मैंने अपना पुराना लैपटॉप बेच के कुछ पैसा कमाया, उसके अलावा मुझे कोई गेन हुआ. कैन आई आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन? हम मोस्टली जो गैजेट्स बेचते हैं, डू वी गेट अ प्रॉफिट ऑन दैट और वी आर सेलिंग इट ऑन लॉसेस? हम पुराने मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, एयर कंडीशनर्स जो मार्केट में बेचते हैं, मोस्टली डू वी गेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट और लॉस आउट ऑफ इट? Loss out of it. Generally we do that. Now I have a question to ask you. मैंने आज से 5 years पहले एक एयर कंडीशनर खरीदा था, से फॉर एग्जाम्पल 45,000 रुपीज, और आज मैं उसको मार्केट में 15,000 to 18,000 के बीच में बेच पा रही हूँ. What is my amount of loss? से फॉर एग्जाम्पल 45,000 का खरीदा था और आज मैं 15,000 में बेच पा रही हूँ. What is the amount of loss? 30,000. 30,000. Or do we have an alternative answer to this? एक्चुअली जितने में खरीदा और उसके बाद जो उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, अगर उससे कम हम बेच रहे हैं तो इट इज अ लॉस. Definitely. So the point is, whenever you buy any fixed asset, आप उसकी wear off होती है, पुरानी होती है, उसके एडवांस वर्जन्स आते हैं, उसकी वजह से एक चीज क्या होती है, वो एसेट डेप्रिशिएट होती है. तो एक चीज याद रखने की बात है कि फिक्स्ड असेट्स आर डेप्रिशिएबल असेट, बट आई हैव अ कैच ऑन दिस. जो आपकी लैंड है, एम्प्टी लैंड विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी डेप्रिसिएशन. तो अगर आपकी कोई घर बना हुआ है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपका एसी है, आपका मोबाइल फोन है, आपकी लैपटॉप है, ये सब आपकी क्या है, नॉन करंट असेट्स या फिक्स्ड असेट्स है. इन सब पे डेप्रिसिएशन लगेगा. लेकिन इफ यू हैव एन एम्प्टी लैंड, देन इट इज सब्जेक्ट टू नो चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन. सो पॉइंट यही है कि आज आपका जो गेन या लॉस होगा वो किससे डिटरमाइन होगा, आपके रेजिडुअरी वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू के बेसिस पे. सो नाउ द पॉइंट इज, all kinds of income, no matter from what sources I'm generating it, या कोई भी gain हो रहा है मुझे, say for example I bought a share from the market at the cost of rupees say 125, और वो आफ्टर 6 months वो आज के टाइम में मार्केट में सेल हो रहा है 150 155 पे. तो टेल मी वेदर आई हैव अ गेन और नॉट. 125 का शेयर खरीदा था और आज मार्केट में 155 में मैं बेच पा रही हूँ. So somewhere I am getting a gain of rupees 30. So thus 30 is what is a kind of an income or gain which is coming to me. So ये It's a gain. It's a gain to me. So that is if I say, यहाँ पे मैं एक मार्क कर देती हूँ incomes और gains. ठीक है. ये चीज आपकी क्या होगी, आपकी क्रेडिट होगी. यानी कि आपकी जो भी इनकम या गेन, से फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ, सेल्स यानी सेल यानी कि आप जिस मेन कोर बिजनेस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, आप उसको बेच के पैसा कमा रहे हैं. ठीक है. सो दैट सेल इज व्हाट इट इज एन इनकम फॉर मी और रेवेन्यू सोर्स फॉर मी. ऑन द कॉन्ट्ररी, say for example I managed to get profit out of some speculation activity, right? So that is not my income, that is my gain, right? So these are the little things which I need to be very much clear about. Then another thing is expenses and expenditures. Now I want to ask you one very simple thing. Is there any difference between expense and an expenditure? Expense और expenditures सुनने में सेम लगते हैं, क्या ये सेम है या अलग अलग है? I'll give you an example to this. There is this property, मेरा 1 story का अपार्टमेंट लाइक इन हो पर्सनल प्रॉपर्टी है, 1 फ्लोर की है. आई एम गेटिंग माई 2nd floor कंस्ट्रक्टेड ऑन दैट. सो आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, वेदर आई एम क्रिएटिंग एन एसेट टू मी और नॉट. मैं उस एडिशनल फ्लोर से अपने लिए एक एसेट क्रिएट कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ? यस. यस. व्हाट काइंड ऑफ एसेट एम आई क्रिएटिंग, करंट और नॉन करंट? इट इज अ नॉन करंट एसेट. वो एडिशनल फ्लोर क्या है मेरे लिए, नॉन करंट एसेट है. अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, अगर उस 2nd फ्लोर को मैं रेंटल पे दूं, ठीक है, इफ आई गिव दैट फ्लोर ऑन रेंटल, वेदर
that will give me a source of income to me or not? Yes. Yes. So the point here is, जो मैंने सेकेंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट करा उसमें मैंने एक्सपेंडिचर करा है, एक्सपेंस नहीं करा. एक्सपेंडिचर का और एक्सपेंस में बहुत स्लाइट डिफरेंस है. When you are creating something out of the amount which you are spending, then that is an expenditure. On the contrary, when you are bearing some responsibility, when you are bearing some kind of payment, then it's an expense. That's the only very slight difference between expense and expenditure. Can you repeat that statement? I'll repeat it once again. When you're creating something out of the money which you are spending, say for example, right, I have a bike, right, and on account of some due maintenance and wear and tear off, there was something wrong with the silencer of that particular bike. That, you know, it's not working well. I went down to the place and asked them. They said that this silencer needs to be replaced and it is costing me this much. तो साइलेंसर का रिप्लेसमेंट जाना, ठीक है, वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है. और उसकी अगर मैं ऑयलिंग चेंज करवा रही हूँ, ठीक है, वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस. यानी कि मैं कोई चीज क्रिएट कर रही हूँ खर्चे से, तो वो मेरा एक्सपेंडिचर है. और व्हेन आई एम डूइंग वन टाइम पेमेंट और इट इज नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है. ठीक है. तो बस ये कितना सा रूल ध्यान रखने की जरूरत है कि जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस या एक्सपेंडिचर जो आप इनकर कर रहे हो, वो क्या होंगे, डेबिट. कोई भी गेन, बेनिफिट या प्रॉफिट आप कमा रहे हो, वो सब क्या होंगे, क्रेडिट. इसका एग्जांपल अपन लेके देखते हैं. फॉर एग्जांपल आई पुट इट हियर. सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 30,000 फॉर कैश. मैंने अपने प्रोडक्ट को बेचा जिसकी सेल वैल्यू 30,000 को कैश के बदले बेचा. So I'll just ask you, let's just try कि whether we are able to identify the accounts or not. इसमें कौन से दो अकाउंट टाइप के अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल? Which kind of accounts are affected here? Can somebody tell me? I'm selling goods worth rupees 30,000 and I'm getting a cash payment of rupees 30,000 against it on spot. तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इसमें क्या कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, whether there is some real account affected or not? Yes, ma'am. Real account is affected. Which is my real account? Stock. Goods. Goods. Okay. Some other option to it? Cash. Cash is my real account. ठीक है. And sold goods. Please इसको समझना. This is my sales revenue. This is my sales revenue, right? So sales revenue में basically क्या है मेरा, ये चीज किस रूल को फॉलो करेगी, नॉमिनल अकाउंट. क्रेडिट ऑल इनकम्स, गेन्स और प्रॉफिट्स. तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी अपन कैसे एंट्री पास करेंगे. रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मेरे पास क्या रहा है, कैश अकाउंट, यानी कि कैश जनरेट हो रहा है. कितने का जनरेट हो रहा है, 30,000 का. और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स. तो टू सेल्स अकाउंट 30,000, सेल्स अकाउंट 30,000. ठीक है. ये क्या चीज है आपकी जर्नल एंट्री. आप मुझे इन सब में कॉमन फिनोमेना ऑब्जर्व करके बता सकते हो. प्लीज कहीं नोट करना चाहो तो कर लो. जब भी आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, आपकी डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा. मतलब ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता कि आपका डेबिट 30,000 से हो और क्रेडिट 20,000 से. नहीं, आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होगा, हमेशा बराबर चलेगा. दैट इज द बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग, दैट डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द credit. That's the basic rule, golden rule of what, double accounting system. So am I clear with these three basic journal entries? किसी को कुछ प्रॉब्लम है रियल, पर्सनल, नॉमिनल में?
Does anyone have any problem about these 3 rules? ओके, सो नाउ आई हैव अ लिटिल टास्क फॉर यू. आप लोगों का जो मॉड्यूल है, यू नो, आई एम कीपिंग दैट एज अ बेस. सो आप अपने मॉड्यूल को एक बार रिव्यू करके देखिएगा. उसमें कुछ आपको एग्जाम्पल्स कोट करे हुए हैं वहाँ पे, यू नो, जर्नल एंट्रीज के कुछ मेजर जर्नल एंट्रीज दे रखी है. सो जस्ट ट्राई सॉल्विंग दोज बाय दिस ट्रेडिशनल रूल which I have just discussed with you. How many of you are comfortable with this now? कोई term जिसमें आपको कोई problem आ रही हो? Asset, liability, capital, expense and revenue. इन 5 terms में किसी को कोई problem है? Does anyone have any problem about any of these elements? No, ma'am. Okay. Now I'll move towards the second approach and I'll close it after that second approach. You will be able to, you know, you'll have a day of time to actually decide and set your mind whether you want to understand from the traditional approach or from your modern approach. Personally, this is my, you know, this is my personal, I'm more inclined towards this more approach as compared to the traditional approach. So I'll just explain you one thing. असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू. आज मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, खर्चा और इनकम ये किस में से होते हैं? को मुझे बता सकता है? खर्चा और इनकम किस में से होती है और किसके लिए होती है? कैन समबडी टेल मी दैट? From where do we do it? We do it out of capital. अब सिंपल सी चीज है, जो पैसा मैं लगाऊंगी उसी में क्या करूंगी, उसी में से खर्चा उठाऊंगी और उसी में से रेवेन्यू जनरेट करूंगी. तो यहाँ पे एक चीज आती है, प्लीज मेरी बात समझना. एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू को कहा जाता है टेम्पररी यूज ऑफ कैपिटल. क्या बोला जाता है? टेम्पररी यूज या एड ऑन टू द कैपिटल. क्या जो आप जो खर्चा कर रहे हो वो आज कम करके कहीं ना कहीं क्या करना चाहते हो? प्रॉफिट या गेन कमाना चाहते हो फ्यूचर के लिए. सो देयरफॉर इट इज सेड कि एक्सपेंसेस आर टेम्पररी यूज ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यूज आर टेम्पररी बेनिफिट टू द कैपिटल. सो दिस इज वन थिंग व्हिच यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट. तो ये चीज क्या है आपकी, एक मॉडर्न अप्रोच के 2 एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज. ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे. आपको मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है. आई होप दिस लिस्ट इज विजिबल टू एवरीवन. इज इट विजिबल टू ऑल? asset, liability, expenses, right? So just read one by one. asset का रूल क्या कहता है? if you increase it, if for your business if your asset is increasing, यानी कि स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, प्लांट क्रिएट हो रहा है, प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है, गुडविल क्रिएट हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट. और अगर यही चीज मैं सेल कर रही हूँ, रिड्यूस कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट. लाइबिलिटी ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं लाइबिलिटी से फॉर एग्जांपल मैं किसी क्रेडिटर को पे ऑफ कर रही हूँ, तो उसकी वजह से क्या हो रही है? मेरी लाइबिलिटी फ्यूचर के लिए रिड्यूस हो रही है, तो उसको क्या कर दूंगी? डेबिट. और अगर वो इंक्रीज हो रही है, मैं कोई लाइबिलिटी आकर करी, से फॉर एग्जांपल मैं बैंक से लोन ले रही हूँ, इन अ वे व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक और वो मेरे लिए बर्डन क्रिएट हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट. कैपिटल का डिक्रीज होना क्या होता है? डेबिट. इंक्रीज क्या होता है? क्रेडिट. आज मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ. आज मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, ठीक है, एंड मंथली आई अर्न समवेयर अराउंड अबाउट 30,000 रुपीज. अब मैं आपसे पूछती हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो उस पैसे को वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दूं जो भी अमाउंट मैं कमा रही हूँ, या अपने घर के खर्चों के लिए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लूं. तो अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, जो मैं पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ कर रही हूँ उसको एक चीज कही जाएगी, उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स. मतलब जब आप अपने बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल काम के लिए निकालते हैं, वो क्या बन जाती है? ड्रॉइंग्स. सो इफ यू वांट टू राइट इट समवेयर, तो आप लिख सकते हैं रिडक्शन इन कैपिटल ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ अमाउंट फॉर पर्सनल यूज इज व्हाट वी कॉल ड्रॉइंग्स. ठीक है, मैं एक एग्जांपल और देती हूँ. मैं एक ज्वेलरी बिजनेसमैन हूँ, अ डिसेंट बिजनेस साइज.
और मुझे वहां पे अपनी शॉप पे खुद को अपने ज्वेलरी का पीस बहुत पसंद आता है, ठीक है, एंड इट इज समवेयर अराउंड अबाउट 80,000 और 85,000 रुपीज। तो अब वो चीज मैंने बिजनेस से निकाल के मैंने खुद के पास रख ली मेरे पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या है, ड्राइंग्स। तो आप जब भी बिजनेस का कोई भी प्रोडक्ट खुद के पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, वो क्या कहलाती है, आपकी ड्राइंग्स कहलाती है। सो वो क्या है, आपका रिडक्शन इन कैपिटल कॉस्ट करता है। फिर आता है आपका एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज। प्लीज स्टूडेंट्स कहीं नोट करना चाहो तो नोट कर लो इस चीज को, ड्राइंग्स एक्सपेंडिचर नहीं है। Drawings is not an expense for the business, it is a mere activity because of which the capital is reducing, ठीक है। वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो प्रोप्राइटर का डिसीजन है कि वो पर्सनल यूज के लिए इस पैसे को निकाल रहा है। फिर इधर आती है आपकी रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी कि जो मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर रही हूँ, मीनिंग सेम है, इनकम, बेनिफिट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, जो भी आप कमा रहे हो, अगर वो डिक्रीज होता है तो वो क्या हो जाता है, डेबिट, और इंक्रीज होता है वो क्या हो जाता है, क्रेडिट। अब अगर मैं आपको एक टेबल एक्सप्लेन करूं तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। असेट में क्या क्या आ जाती है, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, मशीनरी, लैंड, इक्विपमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैं एक चीज पूछती हूँ, क्या हम हर चीज एकदम ड्यू डेट पे पे करते हैं? कई बार ड्यू डेट से पहले भी पे कर देते हैं। ड्यू डेट से पहले भी पे कर देते हैं, ड्यू डेट से भी पहले पे कर देते हैं। एंड एक और चीज पूछती हूँ, क्या हम हर चीज ड्यू डेट पे करते हैं या ड्यू डेट के बाद भी कई बार हमसे गलती में पे हो जाता है? ड्यू डेट के बाद भी करते हैं। सो इफ वी आर डूइंग इट बिफोर ड्यू डेट इट इज बिकमिंग अ प्रीपेड एक्सपेंस, एंड इफ आई एम डूइंग इट आफ्टर ड्यू डेट इट इज बिकमिंग माय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी कि जो खर्चा मुझे पे कर देना चाहिए था और मैंने नहीं किया, वो मेरा लायबिलिटी है, वो मेरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। वहीं पे अगर जो चीज मेरे को पे करनी थी आज, मैं 10 दिन पहले पे करके बैठी हूँ, तो वो क्या बन जाता है, मेरा प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। तो हर एडवांस में करा गया खर्चा मेरे लिए क्या है, मेरी असेट है, ठीक है। और ऑन दी कॉन्ट्ररी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, करना था पे नहीं करा, वो मेरी क्या है, लायबिलिटी है। सो द पॉइंट, लेकिन मैम अगर उस ड्यू डेट को ही करेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे हम उसको? इट इज नाइदर ऑफ द टू। वो मतलब आपकी नॉर्मल सी ऑब्लिगेशन है जो कि आप फुलफिल कर रहे हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने घर का कुछ 3 महीने का एडवांस रेंट दे रखा है, ठीक है। सो विच मीन्स फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स यू डोंट हैव टू पे योर रेंट। तो जब आप रेंट पे कर रहे हैं तो आप उसको पे करेंगे प्रीपेड रेंट कह के, राइट। और ऑन दी कॉन्ट्ररी महीने की 30 तारीख को मुझे पे करना होता है और मैं 30 को ही पे कर रही हूँ एवरी मंथ, तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है, नॉर्मल रेंट। मतलब समझिए, मैं उसी चीज को अगर एडवांस में पे कर रही हूँ तो वो मेरे लिए क्या है, प्रीपेड रेंट। और जब मैं उसको ड्यू डेट पे जब पे करना चाहिए तभी पे कर रही हूँ, मेरे लिए क्या है, रेंट का खर्चा है। सो दैट्स दिस खर्चा एंड में जाके पे करा, तो वो क्या मैं पे कर रही हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट पे कर रही हूँ, मैं अपनी लायबिलिटी को सेटल कर रही हूँ। तो ये स्लाइड से डिफरेंस आ जाता है, जिसको अपन आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है सर, एडजस्टमेंट एंट्रीज मैं आपको बताऊंगी, कुछ क्लोजिंग एंट्रीज होती है, उसमें इसका मेंशन जरूर आएगा कि आपके क्या होगा, आपका जो रेंट का अकाउंट है। आज मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, साल में महीने होते हैं 12, 3 महीने का मैंने प्रीपेड पे कर दिया और 9 महीने का मैंने क्या कर दिया, नॉर्मल पे कर दिया। सो 3 महीने की तो एंट्री मेरे को बोलेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू चेक और कैश जो भी मैं पे कर रही हूँ, और 9 महीने की एंट्री बोलेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक जैसे भी मैं पे कर रही हूँ। बट अब प्रॉब्लम क्या चलेगी कि एक तरफ 3 महीने का जो पेमेंट है वो मेरे मेन रेंट के खर्चे में तो दिखाई नहीं देगा। इसके लिए मैं क्या करूंगी कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करूंगी, जिसमें मैं 3 महीने का पैसा को शिफ्ट कर दूंगी अपने रेंट अकाउंट में। सो ये मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगी, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज पास होती है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रीपेड, रेगुलर पेमेंट एंड एन आउटस्टैंडिंग पेमेंट। आई होप आई एम क्लियर। Yes. Thank you. Now next comes is your expense. Normal, that is an example. When I'm paying it as a prepaid, it is coming under asset. When I'm paying it on a regular basis, it is a normal expenditure. Rent paid, electricity bill paid, purchase, discount allowed, interest paid, loss on sale of an asset. It has gone down of a fixed asset, right? Next is revenue. Revenue means sales,
डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड असेट। अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, ड्यू टू ओवर स्टॉकिंग, अगर आज मैं किसी प्रोडक्ट को 100 में बेच सकती थी, उसी प्रोडक्ट को आज के टाइम में मुझे ड्यू टू सम मार्केट प्रेशर और द बैड डिसीजंस आज मैं उसको 90 रुपीज में बेच रही हूँ, ठीक है। लॉस में मैं पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं हूँ, बोथ वेज आई एम इन प्रॉफिट, बस मेरा प्रॉफिट 10 रुपए कम हो गया। सो व्हाट काइंड ऑफ लॉस इज इट? Is it an actual loss or is it an opportunistic loss? Opportunities and loss. It is an opportunistic loss, which means वो मेरा रियल लॉस नहीं है, रियल में आज भी प्रॉफिट कमा रही हूँ, लेकिन वो 10 रुपए का जो लॉस है वो मेरा किस वजह से हुआ? क्योंकि मैंने उसको राइट टाइम पे उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करा, राइट। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा, लॉसेस यहाँ पे एक्चुअल लॉसेस कवर होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक लॉसेस या बेनिफिट्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा जाता। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट मेकिंग रियल लॉस इन योर बिजनेस, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, राइट। सो अपॉर्चुनिटी लॉस यानी कि अगर मैं ये बिजनेस नहीं करती तो मेरे को रेंटल की इनकम होती, रेंटल इनकम नहीं लेती तो मुझे बिजनेस की इनकम हो रही होती। सो दैट हैज टू बी वेरी मच कंसिडर्ड ऑफ, यानी कि सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को यहाँ पे इंक्लूड करा जाता है। अब मैं आपको लास्ट एग्जांपल दे रही हूँ एंड देन क्लोज द क्लास। आप इन्हीं जर्नल एंट्रीज को एक बार रिव्यू करिए मॉडर्न रूल से। 20,000 कैश में से पे करे मिस्टर आर को ऑन अकाउंट ऑफ परचेज मेड इन द प्रीवियस मंथ। अब मैं आपसे पूछती हूँ, मिस्टर आर मेरे डेटर हैं कि मेरे क्रेडिटर है? ही इज माय क्रेडिटर। क्रेडिटर का मैं रूल देख लेती हूँ, डिक्रीज शुड बी डेबिटेड, डिक्रीज शुड बी डेबिटेड, यानी कि पहले मुझे से फॉर एग्जाम्पल उन्हें कितने अमाउंट देनी थी? 20,000। अब क्या कर दिया मैंने? उनका अकाउंट सेटल कर दिया। तो इसी जर्नल एंट्री के हिसाब से क्या हो जाएगा? रूल क्या हो जाएगा? मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज माय सेकंड अकाउंट अफेक्टेड? माय असेट, माय कैश बैलेंस। मेरा कैश पे करने से मेरा क्या हुआ? कैश का बैलेंस रिड्यूस हो गया, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। सेकेंड जर्नल एंट्री देखिए, यहाँ पे लिखा है रिसीव 20,000 फ्रॉम मिस्टर आर ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स मेड इन द प्रीवियस मंथ। पिछले महीने ये मेरी बुक्स में दिख रहे थे एज ए डेटर, मतलब इनसे मुझे पैसा मिलना था। अब ये सिंस मुझे दे रहे हैं तो मेरी असेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि अब मुझे उनसे और लेना होगा ही नहीं, क्योंकि उनसे मेरे को कैश रियलाइज हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू मिस्टर आर। लेकिन एक असेट क्रिएट भी तो हुई है मेरे लिए, वो 20,000 की असेट रिड्यूस हुई, लेकिन दूसरी असेट मेरे लिए क्रिएट हुई क्या? 20,000 का कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। थर्ड जर्नल एंट्री आप देखो, सोल्ड गुड्स सेल्स रेवेन्यू वर्थ ₹30,000 फॉर कैश। इस रूल के हिसाब से देखो मेरे लिए क्या है, ये देखो सेल्स क्या है मेरा? रेवेन्यू। रेवेन्यू मेरा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू सेल्स। मैम वॉल्यूम काफी लो आ रही है। वॉल्यूम इज इट लो टू एवरीवन और इज इट क्लियर फॉर ऑल? क्लियर है मैम। Please kindly. Volume is okay. Okay, all right. Please increase the volume at your end, sir. I guess there must be some problem at your end. Right. So, right. अब मैंने सेल्स करी, सेल्स क्या है मेरा? रेवेन्यू। रेवेन्यू का इंक्रीज होना मतलब क्रेडिट, और ऑन दी कॉन्ट्ररी मैंने क्या करी है? कैश सेल्स करी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? असेट इंक्रीज हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नाउ आई विल थ्रो अ वन क्वेश्चन टू यू। मैंने मिस्टर ए को क्रेडिट सेल करी है। मैंने क्या करी है? मिस्टर ए को क्रेडिट सेल करी है 50,000 रुपीज की। क्या जर्नल एंट्री पास करूं? कैश सेल्स नहीं है, क्रेडिट सेल्स है। व्हाट जर्नल एंट्री शुड आई पास?
Yes, anyone. मैंने कैश सेल्स नहीं करी, मैंने क्रेडिट सेल्स करी है. मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स. परफेक्ट. आप इसका रूल जस्टिफाई कर सकते हैं सर? मैम मिस्टर ए एसेट हमारे डेटर हैं, परफेक्ट. वो एब्सोल्युटली करेक्ट. इंक्रीज हो रहे हैं तो एसेट इंक्रीज इज डेबिट. परफेक्ट. और एंड रेवेन्यू हमारी जो सेल्स है रेवेन्यू वो इंक्रीज हो रही है, वो क्रेडिट कर दिए. absolutely correct. It's absolutely correct. And this is where I'll close my class for today. कि आज आपकी यहाँ पे rules of journal entry पूरा clear होता है. You have a day of time. Please go home and review the content which is there in the module. उसमें आपको दोनों approaches explained है, old and new. आपको जो entry जिस भी objective से आपको समझ आए, I personally suggest go for the modern approach. How many of you liked modern more over the old, traditional one? किसको ज़्यादा better समझ में आई है modern approach? How many of you find modern better than over your traditional approach? All right. So we have a decent number. 4-5 students have raised their hands over modern over the traditional one. But I still give an opportunity. Whatever be your personal choice, you can go for it. But my personal suggestion is go for the second one, which is your modern approach. It is much more convenient than your traditional approach, right? So with this, I come to the close of our session today. And if you have any queries or any point, you may ask, or we shall call it a day. Ma'am, Yes. I want to just say that there are only 2 lectures for accounts and they are completed now. So further, will you schedule for us accounting lectures? Ma'am, see, the subsequent lectures would come out to be, I guess, counseling based. So, we'll have a talk in advance, or we shall have a discussion about it, the topics which we may cover, because certainly this would require a lot of work at your end, right? And rest will be communicated. Yes, ma'am, because we need to understand that final accounts on practical basis. Like we need example to make a clear understanding for final accounts, cash flow statement, cost accounting, Definitely, all I this. totally understand, ma'am. Actually, this is the base work starting. I guess you're from accounting or non-accounting background, ma'am? Yes, ma'am, accounting, ma'am. Yeah, definitely, ma'am. So, but you must have had some kind of a gap in the time when you had actually, studied this particular, the basics of journal entries and the base work to the time till today when you are doing your MBA program. So that gap could have caused some kind of, little loss of clarity towards these concepts. But since Yes, we ma'am. are definitely, I can totally understand, ma'am, the significance of this paper. But certainly the chapter would be able to guide you best about it. But most probably we shall be having the counseling based sessions, which I'm aware of as of now. Rest will be communicated, and we'll try to deliver the best to you, definitely, ma'am. Yes, ma'am. Please. Sure, Thank ma'am. you. Thank you. Thank you so much, everyone. We shall call it a day. See you for the upcoming counseling session. Ma'am, Yes, Neha? ma'am, attendance is mandatory to attend the counseling sessions. Ma'am, the whole it's ideally it's if you'll attend, you will definitely have an exposure because your syllabus is quite at a length. So every session would come up with something or the new topic, which is there in the syllabus. So I would recommend you to attend all your counseling sessions whenever they are being scheduled for. Yes, ma'am, but I'm asking about the weightage of attendance. Is it there or like it's for our knowledge? Ma'am, that must have been provided to you by the IGNOU, and I could see some messages here. See, ma'am, the point is you'll have to, have a word with the, your university about it and their protocol, because every university has a different protocol set for the attendance purposes. Okay, ma'am. Okay, that's it. I could read some messages. Ashmi, sorry for your, the problem which you have faced, but certainly it was not at my end that I could permit you
to be part of the meeting. Something must have gone wrong, you know, at the end of the, you know, the organizing committee. But certainly it's okay. Next time we shall take care of it, right? So thank you so much, everyone. Thank you for your time and see you next time. Excuse me, ma'am. Yes. I have one doubt, ma'am. Yes. The subjects which are in MMP, I mean, in our first semester, that is from MMPC 1 to 7, most of the subjects are saying that we can study by ourselves. While coming to this accounting subject, ma'am, is it sufficient for us to study self, or we have to follow some other videos or materials See, other than these counseling classes? see, that would totally depend upon your exposure to the subject, sir. See, the whole idea of this online session or online program is with respect to, you know, to provide you with the required support. But so accordingly, the counseling sessions are the integral part of your program. And if you ask me whether you need to, you know, you can do it at your own end, or you need to have some, you know, a regular support to with that respect, I would say just try studying at your own end, sir. And if you have any problem even after that, then certainly you could take your call accordingly based upon your, you know, your analysis of the subject. So I would recommend start with the module 1 or the block 1 of your syllabus. That is the formative part. 2, 3, and 4 and 5, they are a little on advanced side. So I would suggest go for start with the, you know, your block 1. So if you are comfortable with the block 1, then certainly you can move with the block 2. Don't jump between 1, 2, 3, 4, and 5, because all of them are somewhere, you know, hierarchically dependent on each other. Okay, thank you. Vaneet and Shruti, you got some queries? Shruti, you may unmute yourself and you can raise your query. Okay, then let's call it a day, and see you for your upcoming counseling sessions. Best of luck. Thank you, ma'am. Thank you, everyone.